आज की जो घातक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है उन 3 दोस्तों के बारे में जो दिल्ली से थे। एक दिन वो तीनों काम से घर आए। उसके बाद घर में तभी अमन अपने सभी दोस्तों से बोलता है, भाई क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। वैसे भी यार ऑफिस से कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली है। राजीव बोलता है, भाई आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यार कहीं घूमने का प्लान वैसे बनाया है तुमने? मतलब जाएंगे कहाँ? तभी आशीष बोलता है, रुक मैं देखता हूँ। आजकल वैसे भी इंटरनेट पर हर जगह मिल जाती हैं, और छुट्टी के हिसाब से हमें घूमने का प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय लौटना भी तो है। तभी तीनों मिलकर गूगल पर सर्च करते हैं। आशीष काफ़ी ढूंढता है, और ढूंढने के बाद वो एक पत्थर पर जगहों के नाम भी नोट कर लेता है, और एक एक करके अपने दोस्तों को बताता है। और सारे के सारे नाम सुनने के बाद अमन, आशीष और राजीव तीनों के तीनों एक ही नाम की तरफ अपना मुंह मोड़ देते हैं, अमनपुर। और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, नालेबा रेस्टोरेंट। वहाँ का कुछ पता नहीं लगा कि वहाँ पर क्या खास है क्या नहीं, लेकिन काफ़ी मिस्टीरियस होटल लग रहा है ये। तभी अमन सभी से बोलता है, हाँ यार तो हम यहाँ चलते हैं ना फिर। तभी राजीव बोल पड़ा, क्यों यार, हम कहीं और भी तो जा सकते हैं ना। तभी आशीष बोलता है, पर इस रेस्टोरेंट के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि हम वहाँ जाएं और हमें उस जगह के बारे में अच्छे से पता चले, और वो सारी जानकारी हम इंटरनेट पे दें, तो हमें इस काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। तभी अमन थोड़ा खुश होते हुए बोला, अरे हाँ भाई, यार मैं तो बस इस बारे में ही सोच रहा था कि क्या मज़ा आएगा। तो ये तय रहा कि हम तीनों कल रेस्टोरेंट नालेबा चल रहे हैं। राजीव सभी से बोलता है, हाँ यार चलो जल्दी, अब हम जल्दी से सो जाते हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाएं। आशीष सभी से बोलता है, मैं ये रास्ता जो इस लैपटॉप में दिख रहा है उसे मैं हम सबके मोबाइल पे भेज देता हूँ। उसके बाद आशीष उस रेस्टोरेंट तक जाने का रास्ता डाउनलोड करके सबके मोबाइल पे भेज देता है। उसके बाद सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। भाई लालच बुरी बला होती है, ये अब हमें किसी उलझन में जरूर फंसाएगी। अब इन्हें कौन समझाएगा, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगली सुबह आशीष अपने सभी दोस्तों को बोलता है, सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और रेस्टोरेंट नालेबा के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अमन आशीष से पूछता है, यार ये सही रास्ता है ना? आशीष जवाब देते हुए बोलता है, हाँ यार चलते रहो। थोड़ा आगे जाने के बाद आशीष से राजीव बोलता है, यार यहाँ से थोड़ा राइट घुमा ले। राजीव की बात सुन आशीष गाड़ी को राइट घुमा लेता है। उसके बाद राजीव आशीष से बोलता है, हाँ आप सीधे चलते रहो। राजीव अपने मोबाइल में मैप देख रहा था, और देख देख कर आशीष को बताया जा रहा था, और आशीष राजीव द्वारा बताए गए रास्ते पर अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाया जा रहा था। कुछ देर तक जाने के बाद अमन राजीव से पूछता है, यार राजीव, हम होटल नालेबा कब तक पहुंचेंगे? राजीव अमन को जवाब देता है, यार जिस तरह हम जा रहे हैं उस हिसाब से हमें 1 घंटा 25 मिनट और लग सकते हैं। अमन से इतना बोल राजीव आशीष को रास्ता बताने लग गया, और आशीष गाड़ी तेज़ी से भगाता गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद आशीष राजीव से पूछ पड़ा, यार राजीव, हम सही तो जा रहे हैं ना? राजीव आशीष को जवाब देते हुए आशीष से पूछता है, हाँ यार हम सही जा रहे हैं। वैसे तुमने ये क्यों पूछा? आशीष राजीव को जवाब देता है, क्योंकि सामने बहुत घना जंगल है, वो देख। तभी अमन आशीष से बोलता है, यार गाड़ी रोक। अमन की बात सुन आशीष गाड़ी रोक देता है, और अमन से पूछता है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकने को कहा? तभी अमन बोलता है, यार कितना घना जंगल है, पागल है क्या?
क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। तभी आशीष अमन से पूछता है, यार अमन, तुझे इस जंगल में कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है भाई? अमन आशीष को जवाब देते हुए बोलता है, यार ये जंगल कितना घना है और यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है और ना कोई आ जा रही। तो हो सकता है कि अगर हम इस जंगल में जाएं तो जंगली जानवरों का भी हम पर हमला हो सकता है। तभी आशीष अमन से बोलता है, यार अमन, मैं इस जंगल में फुल स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा जिससे हम इस जंगल से जल्दी निकल जाएंगे। राजीव बोल पड़ता है, हाँ यार ये अच्छा आइडिया है, हम इस जंगल से जल्दी निकल भी जाएंगे और होटल नालेबा भी पहुंच जाएंगे। तभी अमन बोलता है, ठीक है यार चलो। उसके बाद आशीष राजीव से पूछता है, यार राजीव यही रास्ता है ना, हम ठीक जा रहे हैं ना? राजीव आशीष को जवाब देते हुए बोलता है, हाँ यार हम सही जा रहे हैं, तू जंगल से सीधा चलता रहे और कहीं मुड़ना नहीं है। उसके बाद आशीष बोलता है, ठीक है यार लो हम चले। इतना बोलकर आशीष गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता है और जंगल के अंदर से जाने लगता है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं। वो चारों तेजी से उस जंगल के अंदर जा रहे थे। राजीव गाड़ी के अंदर से हल्की हल्की आकाश को देखते हुए बोलता है, यार अचानक ये मौसम क्यों बदलने लगा? भाई मुझे डर लग रहा है यार। यार यार आशीष गाड़ी तेजी से चला। आशीष राजीव से बोलता है, यार और कितना तेजी से चलाऊं? तुम डरो मत, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं यार। वो सब तेजी से उस जंगल के अंदर जा रहे थे। तभी अमन को सामने की ओर कोई खड़ा दिखाई दिया। तो अमन ने हड़बड़ाहट में आशीष से कहा, यार आशीष ये कौन है? यार जल्दी से गाड़ी का सीटी बजा, नहीं तो हमारी गाड़ी के आगे मर जाएगा। आशीष गाड़ी का सीटी बजाने लगता है, पर सामने की ओर खड़ा व्यक्ति सीटी की आवाज़ नहीं सुनता और वो सामने की ओर चलते हुए जाने लगता है। तभी आशीष अपने दोस्तों से बोलता है, यार ये तो हॉर्न की आवाज़ ही नहीं सुन रहा है। यार तुम लोग गाड़ी की खिड़की से एक बार से चिल्लाकर इसे टोक दो, वरना ये हमारे सामने आकर मर जाएगा और खामखा हम पे एक्सीडेंटल केस लग जाएगा। आशीष की बात सुनकर सब गाड़ी की खिड़कियाँ चिल्लाने लगते हैं। सभी जोर से बोलते हैं, अरे भाई साहब आगे से हट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। राजीव बोलता है, अरे यार आगे से हट जाओ ना। अमन बोलता है, अरे भाई, अरे सुन पा रहे हो क्या या बह रहे हो? अरे आगे से हट जाओ, गाड़ी की गति बहुत तेज़ है। सभी लोग चिल्ला रहे थे और वो चिल्लाकर थक जाते हैं, पर वे व्यक्ति सामने से नहीं हटता। तभी राजीव आशीष से बोलता है, यार आशीष शायद वो आदमी बह रहा है, तुम गाड़ी रोकने की कोशिश करो। आशीष बोलता है, यार गाड़ी रोकने की कोशिश तो करता हूँ, ये गाड़ी बहुत स्पीड में है, रुकना मुश्किल होगा। इतना बोलकर आशीष ज़ोर से गाड़ी का ब्रेक मारता है और गाड़ी अचानक उस आदमी को बचाने के लिए ज़ोर से ब्रेक मारता है तो उसकी गाड़ी का टायर रुक जाता है और सड़क पर गाड़ी पिछलने लगती है। आशीष स्टीयरिंग पूरा घुमा देता है और देखते ही देखते उन लोगों की गाड़ी खड़ी ज़मीन पर पलट जाती है और उस इंसान से बस कुछ ही दूरी पर गाड़ी रुकती है। उसके कुछ देर बाद उन चारों को होश आता है। वो हादसे के कारण सभी लोग थोड़ा घायल भी हो जाते हैं। किसी तरह आशीष गाड़ी से बाहर आता है और अपने दोस्तों को गाड़ी के अंदर से निकालता हुआ बोलता है, अमन, राजीव, तुम सब ठीक तो ना यार? तभी राजीव बोलता है, हाँ हम सब ठीक हैं, बस हम सबको थोड़ा सा चोट लग गई है यार। वो तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं। उसके बाद गाड़ी से थोड़ा दूर आते हैं। तभी अमन सभी से बोलता है, हम अब इस गाड़ी से तो नहीं जा सकते, ये गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तभी आशीष सभी से बोलता है, तो अब हम क्या करें, इस घने जंगल में कैसे निकलें? राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, यार वो सब तो ठीक है,
पर वो आदमी कहाँ चला गया जिसको बचाने के लिए हमारे साथ ही हादसा हुआ है। तभी अमन राजीव से बोलता है, यार हम सब के पास तो फ़ोन है ना, तो एक काम करते हैं, हम गैरेज में फ़ोन कर देते हैं और वो लोग यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। सभी लोग कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा यार। राजीव तुम्हारा फ़ोन देना, तुम्हारे पास था ना, क्योंकि तुम फ़ोन में देखकर रास्ता बता रहे थे। राजीव बोलता है, हाँ मैं अभी देखता हूँ। उसके बाद राजीव अपने जेब में फ़ोन ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। राजीव घबराते हुए सभी से बोलता है, यार मेरा फ़ोन मेरे पास तो नहीं है। तभी अमन बोलता है, तो भाई फ़ोन कहाँ गया। तभी राजीव को याद आया और वो राजीव बोल पड़ता है, हाँ यार याद आया, मैं जब आशीष को रास्ता बता रहा था तो हो सकता है कि मेरा मोबाइल, हाँ शायद गाड़ी में गिर गया है। अमन सभी से बोलता है, ठीक है चलो फिर गाड़ी में देखते हैं। वो पूरा गाड़ी छान मारते हैं पर उन्हें फ़ोन गाड़ी में नहीं मिलता। तभी राजीव बोलता है, यार इसमें मेरा फ़ोन तो नहीं है, तो मेरा मोबाइल कहाँ गिर गया। तभी आशीष की नज़र गाड़ी से थोड़ी दूर मोबाइल पर पड़ती है और आशीष राजीव से बोलता है, यार राजीव ये रहा तेरा मोबाइल, शायद हमारा गाड़ी पलटा था तभी गिर गया होगा। राजीव जल्दी से अपना मोबाइल को उठाता है और मोबाइल को देखते हुए राजीव बोलता है, यार वो तो ठीक है पर मोबाइल तो पूरी तरह टूटा हुआ है। अब तुम में से कोई अपना मोबाइल से फ़ोन लगाओ। सब अपनी जेब में अपना मोबाइल ढूंढने लगते हैं पर उन्हें उनका मोबाइल नहीं मिलता है। आशीष चौंकते हुए बोला, ये मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। अमन बोलता है, भाई मेरा भी मोबाइल मेरे पास नहीं है, अब हम क्या करें। राजीव सभी से पूछता है, यार तुम लोगों का मोबाइल कहाँ है, अब हमें इस जंगल से निकलने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा यार। आशीष सभी से बोलता है, मेरे ख्याल से अभी मौसम भी बहुत ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है। हम चलते चलते सोचते हैं अगर हमें कोई रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चलते चलते हम पहुंच तो जाएंगे ही। अमन सभी से पूछता है, हाँ वो तो ठीक है पर हम कहाँ जाएं, होटल नालेबा या घर वापस। राजीव भी अपने दोस्तों से पूछ पड़ता है, यारो अभी तो हमारे पास रास्ता देखने के लिए मोबाइल भी नहीं है, हम क्या करें। और मुझे तो लगता है कि होटल नालेबा यहाँ से काफ़ी पास में ही है, तो हम होटल नालेबा ही चलते हैं। अमन सभी से बोलता है, हाँ ठीक है, तो यारो सही रहा, हम वहीं चलते हैं। वो तीनों वहाँ से निकलते और सोचते होटल नालेबा की तरफ निकल गए। वो चारों होटल नालेबा की तरफ जा रहे थे तभी ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश शुरू होते ही आशीष अपने दोस्तों से बोल पड़ा, यार बारिश शुरू हो गई, हमें भागते हुए होटल नालेबा की तरफ चलना चाहिए। तभी अमन बोल पड़ा, तो सोचो मत भाई, भागो। वो सब भागते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बारिश तेज हो गई और हवा तेजी से चलने लगी। तभी अमन बोल पड़ा, भाई हमें कुछ देर के लिए कहीं रुकना होगा, इतनी तेज हवा है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। राकेश अपने दोस्तों से पूछता है, पर रुके कहाँ हम। तभी आशीष आसपास देखता है तो उसे एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है। उस घर को देख वो राजीव और अमन से बोलता है, यारो चलो हम उस घर में चलते हैं जल्दी। सबके सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद अमन अपने दोस्तों से बोलता है, अब जब तक ये बारिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। घर को देखते हुए आशीष अपने दोस्तों से बोल पड़ा, और दोस्तों ये घर मुझे बहुत पुराना लग रहा है, और इस घने जंगल में ये घर किसने बनाया होगा। तभी अमन बोलता है, यहाँ कोई रहता होगा शायद। जब तक इधर बातें चल रही थी तब तक राजीव घर के अंदर आसपास घूम रहा था और अपने दोस्तों से बोलता है, भाइयों यहाँ कई सारे कमरे हैं और खाने का सामान भी है। तभी आशीष बोल पड़ता है, वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, चलो ना देखते हैं क्या क्या है खाने को, और हम कुछ खा भी लेंगे इसी बहाने। तभी अमन
अपने दोस्तों को रोकते हुए बोल पड़ता है, एक मिनट, तुम लोगों ने एक बात ध्यान दी? दोनों पूछते हैं, कौन सी बात? अमन बोलता है, ये घर पुराना है, फिर भी इतना साफ है, और यहाँ खाने का सामान भी है। इसका मतलब यहाँ ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा। पर कौन लेकिन? तभी आशीष बोलता है, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं यार। तभी राजीव खाना लेकर आ जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है, यार ये सब छोड़ो ना, हमें खाने से मतलब है। तभी तीनों उसकी बात मान जाते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सब खाना खाने लगे। कुछ देर बाद राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, यार खाना तो अच्छा था ना? इधर अमन खिड़की से बाहर देखता है और अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों अभी तक बारिश बंद नहीं हुई और नहीं हवा, अब क्या करें? तभी राजीव बोलता है, अभी जब तक बारिश और हवा बंद नहीं हो जाती तब तक हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, और मुझे खाना खाकर नींद आ रही है। दोस्तों मैं तो यही सो जाता हूँ, जब तक मैं सोकर उठूँगा तब तक बारिश भी बंद हो चुकी होगी। तभी अमन बोलता है, हाँ यारो, मैं भी सो रहा हूँ। समय बीतता गया और धीरे धीरे सब वहीं सो गए। इधर ये सब सो गए और उधर रात हो गई और बारिश और हवा भी बंद हो गई थी। कुछ देर बाद जब वो लोग उठे तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में पाया। तभी अमन चौंकते हुए बोल पड़ा, यार हम सब तो हॉल में सो रहे थे, ये कमरे में कैसे आ गए? तभी राजीव बोलता है, यार हो सकता है कि इस घर के मालिक ने हमें हॉल में सोता हुआ देख लिया हो, शायद उन्होंने हमें इस कमरे में सुला दिया हो। तभी आशीष बोल पड़ा, हाँ ठीक है, चलो अमन तुम खिड़की से देख लो कि बारिश और हवा बंद हो गई या नहीं। अमन आनंद से बोलता है, भाई बारिश और हवा तो बंद हो गई, पर यार रात हो चुकी है काफ़ी, और घना जंगल, और रात में जाना बहुत खतरनाक नहीं होगा? तभी आशीष बोलता है, तो हम इस घर के मालिक को ढूंढकर उनसे बोलते हैं, वो आज रात हमें यहीं रहने दे, कल हम चले जाएंगे। राजीव बोलता है, हाँ ये तो ठीक है, चलो उनसे बात करते हैं। आशीष अपने दोस्तों से बोलता है, अमन तुम सामने वाले कमरे में देखो, राजीव तुम किचन में देखो, और मैं बगल वाले कमरे में देखता हूँ। आशीष को छोड़कर सब मिलकर बोलते हैं, ठीक है। अमन सामने वाले कमरे में जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो अमन बोल पड़ता है, यहाँ इस कमरे में तो कोई नहीं है। और उधर राजीव किचन में जाता है और बोलता है, किचन में भी कोई नहीं है, और 2 बार आवाज़ें भी देता है, क्या यहाँ कोई है तो जवाब दो। और उधर आशीष बगल वाले कमरे के पास जाता है और कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरे के अंदर जाता हुआ बोलता है, यहाँ पर कोई है? क्या जी कोई है? इधर अमन हॉल में आता है और आसपास देखने लगता है। जब अमन को कोई नहीं मिलता तो अमन बोलता है, हॉल में कोई है? कृपया जवाब दें अगर कोई है। जैसे ही अमन इतना बोलता है तभी हॉल में अमन को टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ध्यान से सुनने के बाद अमन बोलता है, ये टप टप की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शायद ये आवाज़ उधर उस कमरे से आ रही है। अमन उस कमरे में जाता है जिस कमरे में टप टप आवाज़ आ रही थी और बोलता है, आवाज़ तो यहीं से आ रही थी। इतना बोलकर अमन आवाज़ लगाता है, यहाँ पर कोई है क्या? तभी ऊपर से अमन के सर पर एक बूंद खून गिरता है। जैसे ही वो खून की बूंद अमन के सर पर गिरती है, अमन बोलता है, ये क्या है? इतना बोलकर अमन अपना दायां हाथ को अपने सर पर ले जाता है और अपने सर पर गिरे खून को अपने दाएं हाथ से पहुंचता है, और अमन अपना हाथ देखता है तो अमन थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, खून। इतना बोलते ही अमन ऊपर छत की तरफ देखता है। छत से खून टप टप करके नीचे गिर रहा था। अमन जोर से चिल्ला पड़ता है, आह! अमन की आवाज़ सुनकर सब दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। तभी आशीष
अमन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने चिल्लाया क्यों? अमन छत की ओर इशारा करते हुए बोलता है, खून, ऊपर छत की दीवार पर देखो। टपकता खून देखकर राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों हमें जल्दी ऊपर के कमरे में जाकर देखना चाहिए, जल्दी चलो। सब दौड़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगे। जैसे ही वो लोग सीढ़ी से ऊपर पहुंचे, उन सबको हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हंसने की आवाज़ सुनकर अमन अपने दोस्तों से बोल पड़ा, दोस्तों यह हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। जैसे ही अमन वहाँ से जाने लगता है, तभी आशीष अमन से बोलता है, अमन रुको, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? अगर बाहर अकेले गए तो इस घने जंगल में कोई जंगली जानवर तुम्हें मार कर खा जाएगा, इसलिए तुम अकेले मत जाओ यहाँ से। तभी राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों हो सकता है इस घर के मालिक को किसी ने मार दिया हो, उसी का खून हॉल में टपक रहा हो, और हो सकता है कि जिसने उसे मारा हो वही हंस रहा हो, और हम कातिल को पकड़ लें तो हमें पुलिस से अच्छा इनाम मिल जाएगा और सम्मान भी प्राप्त होगा। तभी अमन बोल पड़ा, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, जल्दी यहाँ के सारे कमरे में देखो, वो आदमी कौन से कमरे में है। वो हंसने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। वो सब अलग अलग हर कमरे से अच्छे से देख रहे थे। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आशीष ने अपने दोस्तों से पूछा, राजीव, अमन, तुम सबको वो सब कमरे में कोई मिला क्या? आशीष की बात सुन दोनों एक साथ आशीष को जवाब देते हुए बोले, नहीं। तभी अमन आशीष से पूछता है, आशीष तुम्हें कुछ मिला क्या? आशीष ने जवाब देते हुए कहा, नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं मिला। तभी अचानक हंसने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ में आने लगती है। रोने की आवाज़ सुन राजीव बोल पड़ता है, यार अभी तक तो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर अब रोने की आवाज़ आ रही है। तभी राजीव बोला, पर यह आवाज़ आ कहाँ से रही है? हमने तो सारे कमरे में देख लिया, कोई भी कहीं नहीं है। तभी आशीष बोल पड़ा, दोस्तों ध्यान से सुनो, यह आवाज़ वो सामने वाले कमरे से आ रही है, तो सुनो ध्यान से। आवाज़ को ध्यान से सुनते ही अमन बोल पड़ा, हाँ दोस्तों, तो वहीं से आवाज़ आ रही है। तभी आशीष सभी से बोलता है, चलो सब मेरे पीछे आओ, और हाँ बिल्कुल भी मत करना। सब चुपचाप उस कमरे के पास आ जाते हैं जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी। कमरे के पास जाने के बाद राजीव उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है। उसके बाद राजीव अपने दोस्तों से धीरे से बोलता है, दोस्तों इसे पीछे से ध्यान से देखो, ये वही है जिसको बचाने के कारण हमारी गाड़ी पलट गई थी और हमें थोड़ी चोट भी आ गई थी। तभी तभी आशीष उस कमरे के अंदर के व्यक्ति को देखते हुए बोला, हाँ यारो, ये तो वही है, पर यह उल्टा बैठकर चाकू से अपना हाथ क्यों काट रहा है? दोस्तों शायद हॉल में छत से इसी का खून टपक रहा था। तभी अमन अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों हम कब तक उसे ऐसे ही देखेंगे, चलो उससे पूछते हैं कि वो अपना हाथ क्यों काट रहा है। तभी राजीव अमन से बोलता है, रुको अमन, अगर वो गुस्से में हुआ तो वो तुम्हारा सर भी काट देगा, इसलिए उसके पास मत जाओ। अमन अपने दोस्तों से पूछता है, तो क्या करें? तभी आशीष बोलता है, एक रास्ता है, हम ये दरवाज़ा पूरा बंद कर देते हैं, फिर हम इस दरवाज़े को बाहर से मारकर बजाते हैं, वो दरवाज़ा खोलने आएगा ना, फिर हम उससे बात कर लेंगे। तभी राजीव बोलता है, ये अच्छा रास्ता है, चलो दरवाज़ा बंद करो। वो सब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद आशीष ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारता है। जैसे ही आशीष अपना हाथ दरवाजे पर मारता है, कमरे के अंदर से दर्द भरी आवाज़ आ जाती है, अंदर आ जाओ। जैसे ही ये आवाज़ कमरे के अंदर से आती है, सब दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही अमन उस व्यक्ति से पूछ पड़ता है, सर आप अपना हाथ क्यों काट रहे थे, ऐसा क्या हो गया? तभी वो व्यक्ति भयानक
और भयावह आवाज़ में जवाब देता है, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे। इतना बोलकर वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये सुनकर सब थोड़ा डर जाते हैं। डरते हुए आशीष उस व्यक्ति से पूछता है, सर आप ऐसी डरावनी आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? तभी वो पीछे मुड़ता है। उसका डरावना और भयानक चेहरा देखकर सब डर जाते हैं और तेज़ी से हॉल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते राजीव का पैर सीढ़ी पर से फिसल जाता है और वो सीढ़ी पर से लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे आ जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी आशीष राजीव को उठाए राजीव से बोलता है, राजीव उठो, जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी। जवाब में राजीव अपनी दर्द भरी आवाज़ में अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ दोस्तों। तभी अमन राजीव से बोल पड़ा, हम तुझे छोड़कर नहीं जा सकते, जल्दी चल। उसके बाद अमन अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों से उठाओ और यहाँ से भागो। सब मिलकर राजीव को जैसे तैसे उठाए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ तेज़ी से भागते रहे। दरवाजे के पास पहुँचते ही आशीष ने बोला, यारो यहाँ से जल्दी चलो। जैसे ही आशीष इतना बोलता है, सभी सामने की ओर देखते हैं। जैसे ही वो सब सामने की ओर देखते हैं, सभी चौंक पड़ते हैं। तभी राजीव सामने देखकर बोलता है और चौंक जाता है, अरे यारो यहीं पर वो दरवाज़ा था ना जिससे हम इस घर के अंदर आए थे, अचानक वो दरवाज़ा कहाँ चला गया? तभी राजीव डरते हुए बोलता है, यारो अब हम बचकर यहाँ से नहीं जा पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे हम यहाँ से। तभी अमन बोलता है, हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। तभी आशीष एक खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वो खिड़की, हम उससे बाहर जा सकते हैं, चलो जल्दी। सब उस खिड़की के पास गए। तभी अमन बोलता है, मैं और आशीष यहाँ उस इंसान को देखते हैं और तुम जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोलो, यानी खिड़की खोलो। राकेश जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद राजीव खिड़की के पास जाता है और अपनी पूरी जान से खिड़की खोलने का प्रयास करता है। राजीव खिड़की खोलने की पूरी कोशिश करता है पर उससे खिड़की नहीं खुलती। तभी राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों ये खिड़की नहीं खुल रही यार, शायद ये खिड़की बहुत दिनों से बंद है। तभी आशीष राजीव से बोलता है, ठीक है रुक, हम भी वहाँ आके तेरी हेल्प करते हैं। वो दोनों और राजीव यानी वो तीनों मिलकर खिड़की खोलने लगते हैं। वो तीनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं पर उन तीनों से भी खिड़की नहीं खुलती। तभी आशीष बोल पड़ता है, ये खिड़की है या बड़ा सा चट्टान, साली खिड़की है तो खुल ही नहीं रही, अब क्या करें? तभी राकेश अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों अगर तुम कोई भारी चीज़ से इस खिड़की पर मारोगे तो इस खिड़की का शीशा टूट जाएगा, फिर हम बाहर आ पाएंगे। तभी अमन बोलता है, हाँ हम इस तरह बाहर जा सकते हैं। फिर पास में ही रखा बड़ा सा टेबल वो तीनों मिलकर उठा कर लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से खिड़की के शीशे पर मारते हैं। वो 2 बार मारते हैं, तीसरी बार मारते ही टेबल टूट जाती है। तभी राजीव अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों ये शीशा है या पत्थर, इससे टेबल भी टकरा गई, टूट गई। तभी राजीव बोलता है, दोस्तों एक रास्ता है, मैंने सुना है कोई भी काली शक्तियाँ सुबह काम नहीं करती हैं, ये भूत प्रेत सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं। अगर हम साथ में सुबह होने का इंतज़ार करें तो सुबह को हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी आशीष बोलता है, हाँ अगर हम साथ में रहेंगे तो वो आत्मा हम पर हमला नहीं करेगी। सामने की ओर इशारा करते हुए आशीष बोलता है, चलो हम सब उस कमरे में चलते हैं। वो सब राजीव को उठाकर उस कमरे की तरफ ले जाते हैं और गोल आकर में वो चारों बैठ गए। तभी आशीष सभी से बोला, मैंने इस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, अब कोई ख़तरा नहीं है, बस हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर
ऐसे ही सुबह होने का वेट करते हैं। इतना बोलकर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी अमन बोलता है, हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई सोना मत। तभी राजीव डरते हुए बोला, यार ऐसी डरावनी जगह पर कौन सोएगा। वो सब एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर गोला बनाकर बैठ जाते हैं। वो सब उस कमरे में एक साथ बैठे थे। कुछ देर बाद उस कमरे के एक दीवार के पास एक छोटा सा पाइप लगा था। देखते ही देखते अचानक उस पाइप में से धुआं निकलने लगी और धीरे धीरे वो धुआं उस कमरे में फैलती जा रही थी। उस धुएं को फैलता देख आशीष अपने सभी दोस्तों से बोलता है, ये धुआं अचानक कहाँ से आने लगा, सब संभल के रहना और कोई एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े रखो। अमन बोलता है, यार ये धुआं तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो धुआं पूरे कमरे में फैल गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबके सब जोर जोर से खांसने लगे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही राजीव आशीष से पूछता है, आशीष तुम यही हो ना। आशीष राजीव को जवाब देता है, हाँ मैं यही हूँ। उसके बाद राजीव अमन से पूछता है, अमन तुम यही हो ना। अमन राजीव को जवाब देता है, हाँ मैं यही हूँ। उसके थोड़ी देर बाद राजीव उन दोनों से दोबारा पूछता है, तो इस बार आशीष तो कह देता है, हाँ मैं यही हूँ। लेकिन अमन का 2 बार पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता। राजीव दोबारा अमन से पूछता है, अमन 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 तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अमन तुम यही हो ना। जब अमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो आशीष राजीव से बोला, राजीव अमन यही है ना। अमन तुम यही हो ना। इतने में आशीष दोबारा बोलता है, दोस्तों धुएं के बजाय हमें कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब ज़ोर ज़ोर से खांसते जा रहे थे धुएं के वजह से। लेकिन थोड़ी ही देर में धुआं कम होने लगा। कुछ देर में ही धुआं कम होने लगा। तभी आशीष राजीव से बोला, राजीव तुम मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहे हो, पर अमन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। राजीव आशीष को जवाब देते हुए बोला, आशीष पहले से थोड़ा धुआं कम हुआ है। धुएं को पूरी तरह से हटने में अभी कुछ समय लगेगा। उसके बाद देखना दिखाई दे जाएंगे। कुछ ही देर में वहाँ पूरी तरह से धुआं हट गया। धुआं हटते ही सभी ने सबसे पहले वहाँ देखा जहाँ पर अमन बैठा था। वहाँ पर देखते ही सभी चौंक पड़े। तभी आशीष बोला, अमन कहाँ गया, हमारे साथ ही तो बैठा था। तभी राजीव बोलता है, अमन खुद नहीं गया, क्योंकि अमन के पैर में चोट लगी थी, इस कारण वो चल नहीं सकता है। तभी आशीष बोलता है, तो अमन गया कहाँ। तभी राजीव बोलता है, दोस्तों हमें जल्द से जल्द अमन को ढूंढना चाहिए। आशीष डरते हुए राजीव से बोलता है, राजीव तुम पागल हो गए हो क्या। अगर वो आत्मा ने हमें पकड़ लिया तो हम सब मारे जाएंगे। राजीव बोलता है, तू कुछ भी बोल, पर मैं अमन को ढूंढने जा रहा हूँ। आशीष बोलता है, रुक, तू अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब सब कमरे से बाहर आते हैं। तभी आशीष सभी से बोलता है, हम दोनों एक साथ रहेंगे और अमन को ढूंढेंगे। पहले हम हॉल में ढूंढ लेते हैं, चलो। सब डरते हुए हॉल में जाते हैं। उसके बाद राजीव उससे बोलता है, आशीष तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ देखता हूँ। वो दोनों हॉल में अलग अलग चले जाते हैं। आशीष अमन को आवाज़ लगाते हुए बोला, अमन क्या तुम यहाँ हो। अमन अगर हो तो आवाज़ दो। और उधर राजीव अमन को ढूंढते हुए आवाज़ लगा रहा था, अमन अमन तुम कहाँ हो, आवाज़ दो यार। राजीव अमन को ढूंढते ढूंढते हुए बोल रहा था कि यार तू कहाँ चला गया, बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा यार, तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा मैं। कुछ देर तक
वो लोग अमन को हॉल में ढूंढते रहे, पर उन्हें अमन हॉल में नहीं मिला। तभी आशीष और राजीव एक दूसरे से मिलकर पूछने लगे, क्या तुम्हें अमन मिला? वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम्हें अमन मिला? दोनों का जवाब एक दूसरे को देखकर ना में था। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि वो उसी कमरे के अंदर होगा। लेकिन उन दोनों में से किसी की भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आशीष और राजीव घबराते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे उस कमरे तक वो पहुंच गए। फिर आशीष ने हिम्मत करके उस कमरे का गेट खोला और अंदर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। अंदर एकदम घुप अंधेरा था और उसे एक साया वहाँ बेड पे बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर आशीष सावधानी से उस कमरे के अंदर धीरे धीरे बढ़ता गया तो उसे थोड़ा साफ दिखने लगा। उसे दिखा कि अमन बेड पर बैठा और घबराया हुआ दिख रहा था। आशीष अमन को देख अमन से बोलता है, अरे अमन, तू यहाँ तीसरी मंजिल पर कैसे पहुँच गया? हम लोग तुझे कितना ढूंढ रहे हैं, चल मेरे साथ। अमन डरते हुए बोला, नहीं, नीचे नीचे कोई है। आशीष नीचे देखता है तो उसे अमन छुपा हुआ बैठा हुआ दिखाई देता है और वो आशीष से बोलता है, आशीष, तू यहाँ से भाग जा। वो ऊपर जो बैठा है ना, वो मैं नहीं हूँ। तभी आशीष ऊपर देखता है तो उसे एक भयानक और डरावना आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देख आशीष डर कर चिल्लाते हुए नीचे भागता है। आ, आ, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजीव उस कमरे से बाहर आ जाता है और आशीष का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। दोनों भागते हुए नीचे की तरफ आ ही रहे थे, तभी उनका पैर किसी मुंडी पर पड़ता है और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते नीचे गिर जाते हैं और फर्श पर गिरते ही राजीव का सर एक लोहे की सरिये पर पड़ता है और राजीव वहीं पर बेहोश हो जाता है। और आशीष उठकर राजीव को देखता है तो उसके सर से खून बह रहा था और वो मदहोश सा पड़ा हुआ था। तभी आशीष एक जोर की चीख लगाता है और उससे गेट ढूंढता है तो उसे गेट दिख जाता है। तो वो गेट से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसी ने पकड़ रखा था। वो अपने आप को उस हाथ से छुड़वाता है, लेकिन वो हाथ बहुत टाइट से पकड़ रखा था, जिससे वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। तो उसने पास में बड़ा खंजर उठाया और अपना पैर काट लिया और वहाँ से रेंगते रेंगते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके अंदर दहशत एक घर कर चुकी थी और उसे अब समझ आ चुका था कि उसका बचना भी नामुमकिन है। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, लेकिन शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। तभी पीछे से राजीव की आवाज़ आई, आशीष, तू मुझे छोड़कर जा रहा है भाई? आशीष पीछे मुड़ता है तो देखता है राजीव की दोनों आंखें नहीं हैं। उसकी जगह बहुत खून बह रहा था और उसकी दोनों टांगें भी नहीं थी। वो उसी पर रेंगता हुआ आशीष को बोल रहा था, लेकिन आशीष अब समझ चुका था कि यहाँ कोई उसका दोस्त नहीं है, ये सब एक माया जाल है। और वहाँ वो घर से निकलने लगा और धीरे धीरे गेट तक पहुँचने के बाद वो बेहोश हो गया। अब सुबह के 4 बज चुके थे और आशीष की धीरे धीरे आंखें खुली तो वहाँ पर 2 ऑफिसर उसके सामने खड़े थे। दरअसल वो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर थे। उन्होंने आशीष को जल्दी से उठाया और अपनी जीप में डालकर वो उसे होटल नालेबा ले गए और नालेबा के पास ले जाकर अपने ऑफिस में छोड़ दिया। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करा तो डॉक्टरों ने आकर आशीष का थोड़ा इलाज करा
जिसके बाद आशीष अब अपने होशो आवाज़ में आ चुका था और उन्हें होश में आते ही सिर्फ दो शब्द पूछे, मेरे दोस्त कहाँ हैं? राजीव और अमन। फॉरेस्ट रेंजर ने आशीष को चौंकते हुए देखा और बोला, कौन से दोस्त? वहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। आशीष ने कहा, नहीं, मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ आए थे। तो फॉरेस्ट रेंजर ने आशीष के ज़्यादा कहने पर एक बार फिर से वहाँ जाने का निर्णय लिया और वहाँ जाकर उन्होंने पूरे घर में छानबीन करी तो उन्हें दो लाशें मिली। एक का सर तीसरे मंजिल के माले पर टंगा हुआ था और उसका धड़ तीसरे माले की कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ था और दूसरा बिना आँखों के एक ज़मीन में गड़ा हुआ था। फॉरेस्ट रेंजर ने उन दोनों की हालत वापस जाकर आशीष को बताई तो आशीष ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने आप को इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार समझने लगा। आशीष ने फॉरेस्ट ऑफिसरों को पूछने के बाद अपनी सारी कहानी बताई, शुरू से लेकर अंत तक। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे बताया कि ये जंगल एक मायाजाल से घिरा हुआ है और इस जंगल में दूर दूर से कोई भी नहीं आता और होटल नालेबा असल में एक खंडर है और ये होटल 2002 में ही पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। हमारी ड्यूटी भी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की है, लेकिन हमें कहीं से पता लगा कि किसी कार का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उस कार में आग लग गई है। उसी की वजह से हम जल्दी से यहाँ पर आ गए और हम काफ़ी देर से यहाँ पर छानबीन कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर कोई इंसान नहीं मिला था, जिसके लिए हमने थोड़ी और छानबीन करी तो हमें पता लगा कि तुम तीनों एक खंडर में पड़े हुए हो और तुम्हारी बॉडी हमें सुबह सुबह मिली उस खंडर के बाहर। आशीष ने चौंकते हुए कहा, लेकिन वो तो पूरा एक अच्छा खासा घर है। फॉरेस्ट ऑफिसरों ने बताया, उसके अंदर राजकुमार नाम का एक काफ़ी बूढ़ा इंसान रहा करता था, जिसको उसी के बेटों ने जायदाद से बेदखल कर दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ झोपड़ी में आके रहने लगा था। लेकिन एक बीमारी के चलते उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है और मायाजाल बहसाती है। और उसके बेटे और कोई नहीं बल्कि होटल नालेबा के मालिक थे और उसी दिन के बाद से होटल नालेबा हमेशा के लिए खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ पर इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ आसपास कोई नहीं आता। और तुमने शायद इस जंगल के बाहर लगा बोर्ड नहीं पड़ा था, जिस पे गवर्नमेंट के द्वारा साफ साफ लिखा गया है, इस जंगल में आना साफ मना है। आशीष ने बताया, हमें कोई बोर्ड नहीं दिखा, जिसके चलते हम इस जंगल में घुस गए। हमें गूगल मैप के अनुसार ये एक शॉर्टकट रास्ता लगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये एक माया जाल है और उस बूढ़े इंसान को बचाने के चक्कर में ही हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फॉरेस्ट ऑफिसर ये सब सुनने के बाद आशीष के माँ बाप को फ़ोन करके सारी बात बता देते हैं और उसके माँ बाप आशीष को लेकर वापस घर चले जाते हैं। बेशक आशीष की इस घटना में जान बच गई थी, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी एक बेजान शरीर के साथ जीता रहा और बेजान मन के साथ अपने दोस्तों को पूरी ज़िंदगी याद करता रहा और अपनी उस प्लानिंग पे हर समय रोता रहा। मोहन की शादी की आज पहली सालगिरह थी। ज़मींदार घराने के होने के कारण सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाए जाने का प्रबंध किया गया था। गांव के अलावा आसपास के कई गांवों में भी निमंत्रण भेज दिया गया था। दावत का सारा इंतज़ाम कर लिया गया था, बस इंतज़ार था तो मोहन का अपनी दुल्हन मोनिका के साथ अभिवादन करने का। स्टेज पूरी तरह सज चुकी थी। सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। नौकर लोग सभी के लिए चाय पीने की व्यवस्था करने लगे थे। सभी की निगाहें स्टेज की ओर अड़ी हुई थी। लोग मोहन की दुल्हन मोनिका की एक झलक देखने के लिए उतावले हो रहे थे।
बड़े घराने की बहू होने के कारण एक वर्ष में भी उनकी एक झलक भी किसी को देखने को भी नसीब नहीं हुई थी। सारी तैयारी अपने शबाब पर थी। तभी बाजे की हल्की ध्वनि के बीच मोनिका और मोहन आते दिखाई दिए। लेकिन ये क्या, मोनिका तो यहाँ भी लंबा घूंघट किए हुए थी। लोग उसके दर्शन के लिए बेचैन थे। पता नहीं बड़े घराने की क्या रीति रिवाज थे, समझ में नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा। मोनिका यूं ही घूंघट किए रहेगी या हम उसका दर्शन भी ना कर पाएंगे। गजब गांव के सभी लोग आपस में बातें किए गए थे। मोनिका और मोहन धीरे धीरे चलकर स्टेज की ओर पहुंचे। ज्यों ही मिलकर केक काटने के लिए दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया, लोग चिल्लाए, अरे अरे लाला जी, जरा बहू के मुखड़े से तनिक घूंघट तो हटवा दो, हम भी तो दर्शन कर लें अपनी ललियान के। लोगों के आग्रह पर मोहन के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो तनिक घूंघट थोड़ा कर ले। मोनिका को एक वर्ष से सर से पल्लू हटाने की आदत ही नहीं थी, लेकिन उसने सर से घूंघट कम कर लिया, लेकिन हटाया नहीं। लोग अभी भी मोनिका की नाक नक्श ठीक से देख नहीं पा रहे थे। आंखें अभी घूंघट के अंदर ही थीं। लोगों के आग्रह पर उसने मोहन से धीरे से कहा, सुनो जी, अब इससे ज़्यादा घूंघट मैं नहीं हटा पाऊंगी। गांव के सभी लोग बड़े बूढ़े देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमें अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना है। हम समाज में बड़े हैं तो हमारी इज्जत और भी कीमती है, हमारी ज़मींदारी और भी ज़्यादा है। हम अपने बड़े बूढ़े की इज्जत को पलीता तो नहीं करवा सकते ना। मोनिका की बात सुनकर मोहन को लगा मोनिका सही कह रही है। उसने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया, आप सब हमारे पूज्य हैं, हमसे कुछ बड़े भी हैं। आपकी बहू नहीं चाहती कि आप लोगों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जाए। गांव के बुजुर्गों ने इस बात का समर्थन किया और केक काटने की रस्म पूरी करवा दी। सभी लोग मोनिका के तीखे नैन नक्श देखकर उसकी खूबसूरती के कायल हो गए। लाला की बहू सुंदर होने के साथ अच्छे घराने की है। देखो कितनी समझदारी की बात की है इसने। सच है भैया, बड़े लोगों में बड़प्पन नहीं होगा तो क्या छोटे लोगों में होगा। छोटे ही ज़्यादा इतराते हैं। हमारी बहुएं होती तो नंगा नाच करने को तैयार हो जाती। नंगा नाच, सही कह रहे हो भैया, बहू तो बहुत ज़्यादा मालूम होती है। हाँ हाँ, ये संस्कार तो लड़के को उसके माँ बाप से ही मिलते हैं ना। सच कह रहे हो भैया, एकदम सही। यही सब बातें मतलब पूरे गांव वालों में हो रही थी। एक दूसरे से जो कर रहे थे वो आपस में ही बात कर रहे थे और मोनिका के मायके वाले इन सब बातों को सुनकर आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे थे। चलो हमारी मेहनत सफल रही। मोनिका ने अपने ससुराल में इज्जत बढ़ा दी। सच ही है, लड़की ही अपने माँ बाप के घर हर खानदान का नाम रोशन करती है या मिट्टी में मिला देती है। मोनिका के पिता ये सुनकर अपने मन में विचार करने लगे। लोग पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगे। इधर अब मोनिका उठकर वापस जाने लगी। तभी अचानक वो गिर गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अरे बहू को क्या हुआ, अभी तो अच्छी भली थी। जल्दी जल्दी मोनिका को उठाकर कमरे में लिटाया गया। मोनिका का घूंघट हटा दिया गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, लेकिन मोनिका की आंखें लोगों को एकटक देखे जा रही थीं। दांती भींच गई थी। घर की औरतों ने कहा, मोहन हमें लगता है बहू को दौरा पड़ गया है, तनिक डॉक्टर को बुला लो। मोहन ने अपने नौकरों को डॉक्टर को बुलाने भेज दिया। गांव की औरतें मोनिका को घेरे घेरे खड़ी थीं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाबू भी आ गए। उन्होंने मोनिका को देखा। पहली नज़र में उन्हें भी लगा कि मोनिका को शायद दौरा पड़ा है और उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया। मोनिका इंजेक्शन के लगते ही चिल्लाने लगी और मुट्ठी भींच ली। वह आंखें फाड़ फाड़ कर सभी को देखे जा रही थी। उसकी सांस और ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। सभी लोगों के साथ डॉक्टर बाबू भी घबरा गए। डॉक्टर सोचने लगा, एक तो ज़मींदार घराने की बहू, उस पर भूत व्याह था। कुछ गलत गलत तो नहीं है, कुछ ज़्यादा ही गलत लग रहा है मुझे, लेने के देने पड़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, लाला जी, मुझे तो कुछ और लगता है। कुछ और? क्या मतलब है तुम्हारा? ज़मींदार ने कहा।
इधर गांव की औरतें भी बातें किए जा रही थीं कि ललियान पर हवा का चक्कर लगता है। डॉक्टर का इशारा भी इधर ही था। सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। मोहन ने मोनिका के बापू को अकेले में बुलाया। उसने कहा, बापू देखो मोनिका की हालत, और बताओ क्या मोनिका की हालत पहले भी ऐसी होती थी। मोनिका के बापू अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर असमंजस में पड़ गए और बोले, दामाद जी, मेरी बेटी की हालत पहले कभी ऐसी हुई नहीं। ना तो कभी दौरा पड़ा और ना ही कभी ये भूत व्याधा लगी। पता नहीं आज अचानक मेरी लाडली को ये क्या हो गया। बातें चली रही थी कि थोड़ी देर में मोनिका उठकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने लगी। मोनिका के नॉर्मल होते ही घर के सभी लोगों के साथ उसके बापू ने भी राहत की सांस ली। मोनिका की सास ने मोनिका को कपड़े बदल कर आराम करने के लिए कह दिया। सभी लोग खुशी खुशी दावत खाने खिलाने लगे और उसमें व्यस्त हो गए। लेकिन मोनिका की ऐसी हालत देखकर उसके बापू को चैन ना पड़ा। वह मोनिका के कमरे में मोनिका के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगे। जब मोनिका उसे अपने हालचाल बता रही थी तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो बेटा? ये ये मेरी दिमाग से बाहर है, ज़रा फिर से बताओ क्या कह रही हो? कि तुम्हें बेहोश होते समय क्या अनुभव हुआ? बापू ने कहा। गंगा बोली, बापू मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेहोश होने से पहले जब मैंने घूंघट ऊपर किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई छाया मेरी ओर बढ़ने लगी और थोड़ी देर में वह गायब हो गई। मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे बदन ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरे होश गुम होने लगे और मैं अचेत होकर ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन बेटी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बापू, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो मुझे शादी के बाद ही ऐसा होने लगा है, मोनिका ने कहा। तो क्या तुमने दामाद जी को बताया ये सब? उसके बापू ने पूछा। नहीं बापू, इस बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। पहले तो मैं सोचती थी कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन अब तो इस तरह की घटना मेरे साथ अक्सर होने लगी। मैं पहले आपस में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज आप आए तो ये घटना भी आपके सामने ही घट गई। मोनिका के बापू सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ उसके पूरे परिवार को बुलाया और इस बारे में बात की। पहले तो घर वालों ने विश्वास नहीं किया, किंतु लोगों के समझाने पर उन्होंने कहा, ठीक है, हम डॉक्टर का इलाज पहले करा रहे हैं। शहर जाकर डॉक्टर को सारी बात बताई गई। उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, लेकिन सब नॉर्मल आया था। फिर भी उन्होंने कुछ दवाएं खाने को दी थी और कहा, लाला जी, कुछ दिनों दवाई खिलाओ, फिर बताना। मोनिका कुछ दिनों दवा खाती रही, लेकिन एक दिन उसका ऐसा रूप सामने आया जिसे देखकर दामाद खुद हिल गया, क्योंकि मोनिका अपने घर के नौकर को जिंदा चबा रही थी और ये सब वो पूरे परिवार के सामने कर रही थी। एक अमानव की तरह वो उसे खा रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून हो गए थे, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं और पूरे बाल एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे। उसके बाद पूरे घर को ये समझ में आ गया कि अच्छा, रक्त पिशाचनी गांव में वापस आ गई है और वो सीधा नई दुल्हन के अंदर आ गई है। पूरे गांव वाले भी इस बात को समझ गए। उस गांव में माना जाता था कि कई साल पहले एक लड़की को डायन के अंधविश्वास में आकर, मतलब पहले ये कार्यक्रम चलता था गांव में, अगर आपको पता हो तो। गांव में कहा जाता था कि इस लड़की पर डायन आ गई, फलानी लड़की पर डायन आ गई, अगर उसके पति मर गया तो उस पर डायन आ गई। मतलब भूतों के नाम पे काफ़ी अंधविश्वास फैलाया जाता था उस टाइम पर। और उसी अंधविश्वास में एक औरत को बच्चा समेत ज़िंदा जला दिया गया। वो करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी। उसकी चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद उसका प्रेत इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरे 40 साल तक गांव में दहशत फैलाई थी। लेकिन एक सिद्ध बाबा ने आकर उसे वहाँ पर पेड़ पे कैद कर दिया था। लेकिन
अब जब मोहन की एक शहरी लड़की मोनिका से शादी हुई तो मोनिका को इतना पता नहीं था कि इस गांव में क्या हादसे हुए हैं क्या नहीं हुए। उसने सीधा उस पेड़ के पास जाकर पत्तियां तोड़नी चालू करी, जिसके चक्कर में मांत्रिक धागा भी वहाँ से खुल गया, जिसकी वजह से वो रक्त पिशाचनी अब सीधा मोनिका के अंदर आ गई। अब सब यही सोच रहे थे कि अब मोनिका का क्या होगा, क्योंकि वो रक्त पिशाचनी इतनी शक्तिशाली है कि अगर इस गांव के सारे पंडित भी आके उसे रोकें तो भी वो ना रुके। अब उसने पूरे गांव में धीरे धीरे करके नरसंहार करना चालू करा। जिस बीवी को मोहन अपनी किस्मत मानता था, आज वही उसके लिए कोई श्राप बन चुकी थी और गांव का तो शमशान घाट बन चुका था। लेकिन मोहन ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करा और वो समझदार भी काफ़ी था। तो वो अपने गांव के पास ही मेहिल पर्वत पे नागा साधुओं के पास गया। वहाँ पर नागा साधु आया करते थे और उनका नाम उस समय सिद्धियों में बहुत था और आज भी है। उसने उन नागा साधुओं से काफ़ी विनती करी, काफ़ी नाक रगड़ी, क्योंकि नागा साधु कहीं भी इतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन उसकी विनती, उसकी आंसुओं को देखकर और नरसंहार को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ आना तय करा। उन्हें पता था कि खतरा सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि रक्त पिशाचनी काफ़ी शक्तिशाली थी। लेकिन उन्होंने उस घर को मांत्रिक करा और उन्होंने गांव खाली करने को बोला। उन्होंने वहाँ पर कलाई सिरप छिड़की और उसे पूरे गांव में रक्तों के साथ बिछा दिया, जिसके बाद उन्होंने मोनिका को पकड़ना चाहा, क्योंकि वो रोक तो सकते थे रक्त पिशाचनी को, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोनिका की जान भी बचानी थी। यूँ तो नागा साधुओं को उस रक्त पिशाचनी को रोकने में समय नहीं लगता, लेकिन दिक्कत यही थी कि रक्त पिशाचनी अब एक शरीर के अंदर थी और उस शरीर की रक्षा करना ज़रूरी था। इसलिए नागा साधु ने उस रक्त पिशाचनी को अपने ऊपर लेना सही समझा और उन्होंने यज्ञ किया और रक्त पिशाचनी को प्रकट करने की कोशिश करी और उसे अपना शरीर बलि में देने की कोशिश करी। लेकिन रक्त पिशाचनी उस सौदे में नहीं आई। तब हार कर उस नागा साधु ने मोहन से पूछा, क्या पूरे गांव की जान बचाने के लिए मोनिका को कुर्बान करना सही रहेगा? मोहन अपने दिल से कभी नहीं चाहता था, वो उसे मोनिका को खोना नहीं चाहता था, उससे सच्चा प्यार करता था वो। लेकिन ना जाने क्यों, शायद गांव के लिए उसने मोनिका को कुर्बान करना सही समझा। नागा साधु भी ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक को बचाने के चक्कर में कई लोगों की बलि चढ़ जाती, इसलिए उन्होंने उपाय निकाला और रक्त पिशाचनी को शरीर समेत हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने कंकाल वरण का सहारा लिया। ये एक तांत्रिक विद्या होती है जिसकी मदद से उन साधुओं ने पूरे गांव में कंकाल वरण करा और पूरे गांव में क्षेत्र समिति को आग लगा दी और उस औरत को पेड़ के पास बांधकर उस पेड़ समेत ही जिंदा जला दिया। ये बहुत गलत था, लेकिन हाँ, इसके बाद पूरे गांव का बचना संभव हो पाया, क्योंकि उसे रोकने का और कोई उपाय नहीं बचा था। इसके बाद मोहन पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया और हमेशा मोनिका के ख्यालों में डूबा रहा। लेकिन पूरा गांव अब सुरक्षित था।